हे गाइस, वेलकम टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगी हिस्ट्री मेजर के लिए। जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने जा रही है। इससे आपको एक अप्रोच सा मिल जाएगा और आपके पेपर्स में भी जो है बहुत सारी हेल्प होगी। इससे आपको ऐसा अप्रोच मिलेगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का जो मेजर है एनईपी बैच 2024 के लिए होगी ये सीरीज़, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया। इसका पहला यूनिट जो है ना, उसका जो पहला टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। इसके सिग्निफिकेंस भी हमें बताने हैं इसके अंदर। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें हम पास्ट की स्टडी करते हैं। हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। एक है एंशंट, दूसरा है मेडिवल, तीसरा है मॉडर्न। जहाँ तक एंशंट इंडिया की बात की जाए या एंशंट हिस्ट्री की बात की जाए तो वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है। 750 सीई यानी कि कॉमन एरा तक वो चलता रहता है। उसके बाद मेडिवल पीरियड आता है। मेडिवल पीरियड 750 से 1700 तक चलता रहता है, 1700 बीसी। उसके बाद 1700 के बाद मॉडर्न पीरियड आता है और फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड। आपके सिलेबस में हमें एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना है, वो भी इंडिया से रिलेटेड एंशंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है हमें। एंशंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स की सोर्सेज होती है। एक होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की डेफिनेशन अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, ये फिज़िकल रिमेन्स होते हैं, यानी कि जो भी फिज़िकल रिमेन्स या फिज़िकली जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं हमारे पास पास्ट की, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें क्या क्या आती हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है वो आती है, और जो पुराने ज़माने के टूल्स या पुराने ज़माने के कॉइन्स या कौन सी पॉटरी यूज़ की जाती थी, कौन से इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, तो ये चीज़ें आती है इनके अंदर। इन सिंपल जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। सबसे पहला आता है मटेरियल रिमेन्स एंड स्ट्रक्चर्स, दूसरा आता है पॉटरी, तीसरा आता है कॉइन्स, और चौथा आता है इंस्क्रिप्शंस। लिटरेरी सोर्सेज जो होती है ना, जो भी टेक्स्ट्स वगैरह लिखी जाती है, चाहे फॉरेनर्स ने लिखी हो या फिर जो लोकल्स हैं उन्होंने लिखी हो या फिर रिलीजियस टेक्स्ट्स हो, तो वो आते हैं इसके अंदर। लिटरेरी सोर्सेज 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है रिलीजियस सोर्सेज, दूसरे होते हैं सेक्युलर सोर्सेज, और तीसरा होता है फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर मटेरियल सोर्सेज आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मटेरियल सोर्सेज जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या आता है। यहाँ पर मटेरियल सोर्सेज के अंदर हम मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनको स्टडी करते हैं। जो टूल्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, स्टूपाज होते हैं, पैलेसेस होते हैं या फोर्ट्स होते हैं एंशंट इंडिया के, उनको स्टडी किया जाता है मटेरियल सोर्सेज के अंदर। कैसे स्टडी किया जाता है? सबसे पहला मेथड जो यूज़ किया जाता है इनकी स्टडी के लिए वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो भी टूल्स वगैरह होते हैं ना एंशंट हिस्ट्री के, उनको जो है स्टडी किया जाता है, और उनकी एज इस मेथड के थ्रू जो है जो पता लगाई जाती है। यानी कि पुराने ऑब्जेक्ट्स का जो क्या एज है, कितने पुराने हैं ये ऑब्जेक्ट्स, उसको रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है उसकी एज पता लगाई जाती है। दूसरा मेथड जो है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम जो ट्री रिंग्स है ना, उनके ज़रिए जो है पता लगाते हैं, जो भी वुडन चीज़ें होती है तो उनका जो है एग्जैक्ट डेट पता लगता है कि ये कितनी पुरानी है। एग्जैक्ट ईयर हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ें जो है कब फॉर्म हो गई थी। तीसरा जो मेथड है वो है कि जो मटेरियल रिमेन्स होते थे उसमें जो है स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता था। जो भी स्टोन टेम्पल्स वगैरह होते थे साउथ इंडिया के जो हमें मिले हैं, ब्रिक मोनेस्ट्रीज जो है उनको स्टडी किया जाता था जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमें मिले हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशंस के थ्रू जो है हमने बहुत सारे माउंड्स जो होते हैं उनको जो है
एक्सकेवेट किया। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। सो ये दो मेथड्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले एक्सकेवेशन में जो है हम जो है जो लेयर्स के अंदर जो है एक्सकेवेशन करते हैं, यानी कि पहले एक जो है लेयर को जो है एक्सकेवेट किया गया, फिर उसके बाद दूसरे लेयर को। ऐसे ही जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल को सीधा जो है ऐसे ही उन सारे लेयर्स को एक साथ जो है खोदा जाता है। सो जो भी मेगालिथ्स वगैरह होते हैं ना, उनकी भी स्टडी की जाती है। मेगालिथ्स का मतलब होता है जो बहुत बड़ी बड़ी स्टोन्स हमें देखने को मिलती है ना, उनको मेगालिथ्स कहते हैं। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, लिथ्स का मतलब होता है स्टोन्स। सो दूसरा जो हिस्सा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, वो है कॉइन्स। सो कॉइन्स को स्टडी किया जाता है। एंशियंट इंडिया के जितने भी कॉइन्स होते हैं ना, जितने जो भी रूलर्स ने इशू किए होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है ना, उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। सो थर्ड जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम पाते हैं वो है इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है। सो इंस्क्रिप्शंस जो भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो भी लिखाई होती है ना, चाहे वो जो है पत्थर पे लिखा हो कार्व करके, या मेटल पे, या क्ले के ऊपर, जो है ना, जब इन जैसी सॉलिड सरफेस के ऊपर कुछ लिखा जाता है तो उनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सो इसकी एक एग्जांपल आप देख ले सकते हैं, अशोकन रॉक एडिक्टस, जो उसने फ्रेम किए थे अपने रूल के जो है टाइम पे। दूसरा जो है एग्जांपल है, जो है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस भी एक एग्जांपल के तौर पर आप रख सकते हो। सो इंस्क्रिप्शंस तो हमने देख लिए, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या कहा जाता है? जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस होता है ना, उसको एपिग्राफी कहा जाता है। सो फोर्थ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर्टिफैक्ट्स। सो इसके लिए मैंने पॉटरी वर्ड यूज़ किया था पीछे। सो पॉटरी ही नहीं आती है इसमें, इसके अंदर जो है बीड्स भी आते हैं। टूल्स क्या क्या यूज़ किए जाते थे, किस टाइप के टूल्स यूज़ किए जाते थे, बड़े थे या छोटे थे, नुकीले थे या कैसे थे, और हमें वेपन्स कैसे मिले हैं एंशियंट टाइम्स के। सो ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, ये हमें कल्चरल प्रैक्टिस बताती हैं कि कैसे हुआ करती होगी एंशंट इंडिया के अंदर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। तो लिटरेरी सोर्सेज उन सोर्सेज को कहा जाता है जो भी रिटन डाउन किए गए हो या लिखे गए हो, और फिर उसके बाद वो प्रिजर्व किए गए हो इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स या टेक्स्ट्स या स्क्रिप्चर्स। इसके अंदर तीन चीज़ें आती है। एक आती है रिलीजियस टेक्स्ट्स, दूसरी आती है सेक्युलर टेक्स्ट्स, तीसरी आती है जो फॉरेन टेक्स्ट्स होती है ना, वो। रिलीजियस टेक्स्ट्स के अंदर जो है, ये एक ऐसा लिटरेरी सोर्स बन जाता है हमारे एंशियंट इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। सो उसके अंदर हमें वेदास को पढ़ना पड़ता है, जो भी चार वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सो ये अर्ली लिटरेचर जो भी है ना, रिचुअल्स इसमें लिखी गई है, फिलॉसफी लिखी गई है, और जो कल्चर है उस टाइम का, वो हमें पता चलता है। उपनिषद्स भी जो है, ये भी रिलीजियस टेक्स्ट्स है, पुराणास है, और जो एपिक्स है रामायण महाभारत जैसे। सो ये हमें जो है बहुत सारी इंसाइट्स प्रोवाइड करता है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होते थे एंशियंट इंडिया के अंदर, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था। सो बात की जाए सेक्युलर टेक्स्ट्स की एज अ सोर्स, लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशंट इंडिया, सो वो है कि वहाँ पर हमें साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, मेडिसिनल वर्क्स के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो वो हमें प्रोवाइड करती है कि साइंस कितना डेवलप्ड था, मैथमेटिक्स भी कितना डेवलप्ड था, मेडिसिन का फील्ड भी जो है कितना जो है डेवलप्ड था। इसकी एग्जांपल अगर हम दें तो वो है आर्यभट्ट, बेस्ट एग्जांपल रहेगा, जिन्होंने मैथ्स में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की थी एंशियंट इंडिया के अंदर। सो उसने एक बुक भी लिखी थी जो है आर्यभट्टिया। वो भी एक जो है इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है, सेक्युलर टेक्स्ट बन जाता है हमारे लिए। सो जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे ना, जो मैगजीन्स, फाहियान, सो फॉरेन सोर्सेज के अंदर इनके जो है वर्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो रोशनी डालते हैं यहाँ की सोसाइटी के ऊपर, यहाँ के पॉलिटिकल निज़ाम के ऊपर, यहाँ के जो है
जो भी सोशल निज़ाम है उसके ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें मिलते हैं एंशंट इंडिया के बारे में। अगर हम देखें लिटरेरी सोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्यों ये इतने सिग्निफिकेंट है। हमें जो है कल्चरल इंसाइट्स मिलते हैं, हमें कल्चर के बारे में जो है पता चलता है जो एंशंट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता था। वो रिफ्लेक्ट करता है कि एंशंट इंडिया के अंदर कौन से बिलीफ्स एग्जिस्ट करते थे, कैसे ट्रेडिशंस हुआ करते थे और लोगों के क्या वैल्यूज़ हुआ करते थे। और हमें पता चलता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कि एंशंट इंडिया में कैसी पॉलिटी हुआ करती थी, रूलर्स कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में डिटेल्स जानने को मिलती थी। जो भी वॉर्स वगैरह हुए होंगे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, इकोनॉमी कैसी हुई करती थी, सोसाइटी कैसी हुई करती थी, वो भी हमें पता चलता है। रिलीजन एंड जो रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, उसके बारे में हमें जो है पता चलता है। ये जो भी रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट्स जो है एग्जिस्ट करती थी, ये हमें अंडरस्टैंड कराता है कि उस टाइम पे क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हुआ करती होंगी, क्या क्या किन स्पिरिट्स में या किन रिलीजन्स में बिलीव किया गया होगा उस टाइम पे। और फॉरेन पर्सपेक्टिव्स की अगर बात करें, जो हमें फॉरेन टेक्स्ट्स वगैरह मिले हैं, वो हमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रोवाइड करता है। जो भी आउटसाइडर्स आए थे इंडिया के अंदर, एंशंट इंडिया के अंदर, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, वो कैसे देखते थे इंडिया को, वो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानने को मिलता है। जो अगर हम इम्पोर्टेंस देखें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ना वो रिलायबल सोर्सेज है एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्सेज, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज जो है ना वो कभी भी इन्फ्लुएंसड हो सकते हैं, और रूलर्स की इन्फ्लुएंस में जो है वो लिखे जा सकते हैं। कभी जो है ज़्यादा ही तारीफ़ की गई होगी रूलर्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल, या जो है पब्लिक का अकाउंट बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्सेज, अगर हम देखें एंशंट इंडिया के अंदर। ये जो रिलायबल एविडेंसेस बन जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वो जो है एक कंक्रीट प्रूफ जो है प्रोवाइड करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स का। यानी कि हमें स्केलेटन्स जो है सीधे देखने को मिलते हैं, कैसे टूल्स यूज़ किए जाते थे वगैरह। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो गैप्स को जो है फिलअप करता है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती हैं जब हमारे पास जो है उस टाइम पीरियड का जो है कोई भी लिटरेरी सोर्स मौजूद नहीं होता, या हमारे पास उस टाइम पीरियड की स्क्रिप्ट तो मौजूद होती है, और जो है हमारे पास टेक्स्ट्स भी मौजूद होती है, लिटरेरी टेक्स्ट्स भी मौजूद होती है, लेकिन हम जो है उनकी स्क्रिप्ट को जो है डिसाइफर नहीं कर पाते। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ना वो रिवील करती है कि डेली लाइफ कैसी हुआ करती होगी, जो है वो हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करती है कि जो आम लोग होते हैं ना उनकी लाइफ कैसी होती होगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो इस लिहाज से भी जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है डेटिंग करने में जो है हेल्प मिलती है। हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग का, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो किस टाइम पीरियड पे से जो है बिलोंग करती है, और उस टाइम पीरियड में कैसा कल्चर हुआ करता होगा। टू कंक्लूड वी कैन से कि दोनों सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, दोनों सोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा विटल है, कि वो जो है हमें हेल्प करता है कि जो भी एंशंट इंडियन हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट हम कैसे करें, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कैसे करें। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है हमें टेंजिबल प्रूफ जो है प्रोवाइड करता है, और जो लिटरेरी सोर्सेज है वो हमें डेप्थ में जो है डिटेल्स प्रोवाइड करता है। टुगेदर जो दोनों सोर्सेज है ना वो हमें हेल्प करते हैं कि एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हम जो है डेवलप कर पाए पास्ट के मुतालिक। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद है आपको हमारा यह सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and best of luck for your exams.